एक्सक्लूसिव ताजा खबर, एक घर की दो कहानी। दो बहनों ने किया बैंक पेपर क्लियर। एक ने किया 8 साल में, एक ने किया 6 महीने का। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। मैंने किसी चीज़ को इनफैक्ट ग्रांटेड नहीं लिया कि अगर वो चीज़ मुझे अगर 80% अच्छी आती है तो मैं उसको 100 करूंगी। मैं उसको एक्स्ट्रा टाइम देती थी कि इस चीज़ से अगर कुछ आए तो मुझे सोचना ही ना पड़े, वो देख के ही मैं निकल जाऊँ, ऐसा हो जाए। बीच बीच में मेरे भी ऐसे मोमेंट्स आए हैं, मुझे लगा इस साल तो गया, अब खत्म, अब नहीं हो पाएगा। और मैं यही बोलती थी, दीदी को फ़ोन करके बोल रही हो कि खत्म, सब खत्म, अब नहीं होगा। सर के क्योंकि मैं वीडियोस देखती ही रहती थी, तो वो एवरी वीडियो में वो बोलते ही थे कि आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, रीजनिंग इमेजिनेशन का खेल है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना होगा। तो वो चीज़ें बहुत मोटिवेट करती हैं स्टूडेंट्स को। मेरे लिए मेरी सिस्टर थी, जिसके पास नहीं है उनके लिए आप लोग हो। इनिशियली मैंने भी जब चालू किया, मैं ऐसा कोई नाइट नहीं गया वो मैं बिना रोए सोई हूँ। 28 या 29 की उम्र में डिसाइड किया कि उन्हें बैंकिंग फील्ड में आना है, तो क्या वो 6 मंथ्स में कर लेंगे? तो अंजलि, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने 6 मंथ्स में फाइनली SBI PO क्रैक कर लिया है। तो इसी से मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि मेरे पास आजकल बहुत बच्चे ऐसे आते हैं जिन्होंने 28 या 29 की उम्र में डिसाइड किया कि उन्हें बैंकिंग फील्ड में आना है, तो क्या वो में कर लेंगे? बिल्कुल पॉसिबल है, बस वही डिसिप्लिन चाहिए और स्ट्रेंथ और वीकनेस अपना आप निकाल लो कि क्या कहाँ कहाँ काम करना है, और उसी डिसिप्लिन के साथ अगर वो 6 मंथ्स तो मेरे को लगता है इनफ है। अगर आप रोज वो एनर्जी डालो, मैंने बोला कि आपको ब्रेक तो लेना ही है, ब्रेक भी दो अपने प्रिपरेशन में, और फिर नए एनर्जी के साथ नया दिन शुरू करो। 6 महीना 8 महीना बहुत है आपको सिलेक्शन दिलवाने के लिए। तो जो बच्चे भी सुन रहे हैं कि 28 ईयर्स में या 29 की ईयर्स में, कि वाह, ये मत सोचो कि 30 में तो उम्र ही खत्म हो जाएगी, हम बैंकिंग अब कर ही नहीं सकते, क्योंकि बच्चों के मन में आता है ना, क्योंकि एज तो बचा ही नहीं, तो करना है उनको 1 साल या 2 साल के अंदर। तो आपके लिए ये मैसेज है कि 6 मंथ्स में भी क्रैक किया जा सकता है। इट्स जस्ट यू रिक्वायर्ड डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड सेल्फ बिलीफ। तो अंजलि, मुझे जैसा कि पता है कि आपके मदर फादर दोनों नहीं हैं, तो हमारी बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं, गर्ल स्टूडेंट्स ऐसी हैं जो कहते हैं कि मैम हमें सपोर्ट नहीं मिलता, मदर फादर स्पेशली सपोर्ट नहीं करते हैं, हमसे बात नहीं करते हैं और धमकी भी देते हैं कि इस साल पेपर नहीं निकला तो आपकी शादी करवा देंगे। तो ऐसे बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहते हो? अपना जो नीड है, जो उनको लगता है कि मुझे ये निकालना ही है, वो दिखाने के लिए, क्योंकि मैंने भी वही शो किया था कि मुझे जाना है इसी फील्ड में। फिर वो देखते हैं जब पेरेंट्स या आपको जो भी सपोर्ट कर रहे हैं, आपके एल्डर्स जो भी है, उनको दिखता है कि हाँ ये करना चाहते हैं, फिर वो भी आएंगे सपोर्ट करने के लिए। तो आपको पहले दिखाना पड़ेगा कि हाँ आप सीरियस हो अपने तैयारी और अपने एम को लेके, फिर जरूर वो सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनको लग रहा होगा कि वो आप खुद अनक्लियर हो, आपका डिसाइसिव नहीं है आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, तो वो उनको भी लगता है कि नहीं, इधर जाने से बेटर है कि कहीं अच्छी जगह इनको भेजते हैं। बट आप अगर अपना एम दिखाओगे, फुल फोकस दिखाओगे कि मुझे इधर ही जाना है, वो डेडिकेशन दिखाओ कि आप रोज सुबह उठ रहे हो, रात तक पढ़ रहे हो, तो उनको लगेगा कि हाँ इसको चाहिए, तो हमको भी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली आप क्लियर करके उन्हीं को हेल्प करोगे, तो वो सपोर्ट करते ही हैं अगर आप पूरा अपना दिखाओ कि कितना आप सीरियस हो इस चीज को लेके। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि नहीं मैम, ये तो लकी थी, इनकी सिस्टर ने इनको बहुत सपोर्ट किया, लेकिन हमारे फादर मदर सुनते ही नहीं है, हमारी सुनते ही नहीं है, हम कितना भी उनको समझा ले वो सुनते ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है, यहाँ पे माइंडसेट प्रॉब्लम है या उनकी डेडिकेशन में प्रॉब्लम लगता है? माइंडसेट तो देखिए, जैसा आपने बोला ये लकी थी, तो मेहनत तो मेरी खुद की थी, सिस्टर ने अपना मेहनत किया, उसका अपना जर्नी था, मेरा अपना मेहनत था, और मैंने भी वही किया कि मैंने किसी चीज को लाइटली नहीं लिया कि अरे मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं तो ऐसे ही निकाल दूंगी, ये चीज मैंने कभी सोचा नहीं। और अगर आप सब्जेक्ट्स का भी देखो, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट इंग्लिश था, क्योंकि IT बैकग्राउंड से हूँ, मुझे इंग्लिश आती है, तो मैं फिर भी उसको ग्रांटेड नहीं ली। मैंने किसी चीज को इनफैक्ट ग्रांटेड नहीं लिया कि अगर वो चीज मुझे अगर 80% अच्छी आती है तो मैं उसको 100 करूंगी। मैं उसको एक्स्ट्रा टाइम देती थी कि इस चीज से अगर कुछ आए तो मुझे सोचना ही ना पड़े, वो देख के ही मैं निकल जाऊं, ऐसा हो जाए। तो मैंने हर चीज को ऐसे दिया, तो वो मुझे लगता है कि डेडिकेशन का ही उनका, वो अगर वो करेंगे डेडिकेटली उस चीज को, तो उनको पूरा निकल जाएगा। और फिर वही है कि माइंडसेट तो चलो बहुत लोग बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, सबको पता नहीं रहता कि लड़कियों के लिए क्या है नहीं है, तो वो चीज़ आप समझाओ अपने पेरेंट्स को कि मुझे करना है, मुझे चाहिए, फिर वो देखेंगे। टाइम तो देना पड़ेगा, क्योंकि ओवरनाइट तो कोई भी चीज़ें अचीव नहीं होता। आप उनको समझाओ, खुद भी मेहनत करो, आपका मेहनत भी उनको दिखाएगा और आप बातों से भी समझाओगे तो वो समझेंगे,
तो दोनों तरीके से काम करने पे तो साथ ही ग्रोथ हो गई। तो अंजलि की एक बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी कि बात यहाँ लकी की नहीं है, ये है कि मैंने अपनी मेहनत की और मेरी सिस्टर ने अपनी मेहनत की। तो यहाँ पे एकदम बिल्कुल एक्सक्लूसिव ताज़ा खबर, एक घर की दो कहानी, दो बहनों ने किया बैंक पेपर क्लियर, एक ने किया 8 साल में, एक ने किया महीने का। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो भाई सबकी अपनी मेहनत है, सबकी अपनी जर्नी है और सबका अपना अलग फैक्टर है। किसी को टाइम लगता है इतना और किसी को टाइम लगता है इतना, लेकिन आपका ट्रैक सही है ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आपको अपना प्रोग्रेस ट्रैक करना पड़ेगा कि आप सही जा रहे हो या नहीं। तो आपको क्या लगता है कि पेशेंस कितना जरूरी है? हम जिस फील्ड में आ रहे हैं, जैसे कॉम्पिटिटिव फील्ड में, पेशेंस कितना जरूरी है? पेशेंस तो बहुत चाहिए, क्योंकि आप इनिशियली, मैं भी ऐसा होती थी कि मुझे कल ही जॉब चाहिए, कल ही वापस से लेना है। वो फीलिंग आएगा, वो एवरी डे आएगा। किसी दिन आप इतना लो रहोगे कि फिर लगेगा कि अब तो होने से ही रहा, अब तो गया। बीच बीच में मेरे भी ऐसे मोमेंट्स आए हैं, मुझे लगा इस साल तो गया, अब खत्म, अब नहीं हो पाएगा। और मैं यही बोलती थी, दीदी को फोन करके बोल रही हो कि खत्म, सब खत्म, अब नहीं होगा। बट वही है कि आप वापस से आपको पुश करना ही पड़ेगा खुद को। पेशेंस बहुत चाहिए। आप ऐसा मन नहीं बना सकते कि बस इसी साल निकालना है, या ऐसा भी नहीं कि चलो 4 साल लगे ही रहते हैं, ऐसा नहीं हुआ तो कर लेंगे। सीरियसली लेके ही आप करते रहो, हो जाएगा। एक और पॉइंट मैं आपके पिछले क्वेश्चन पे ऐड करना चाहूंगी। जैसे दीदी का सपोर्ट तो मुझे था ही, क्योंकि वो ऑलरेडी इस फील्ड में है, तो मैं कॉल कर लेती थी उसको। पर किसी का कोई सीनियर नहीं है तो आप जैसे टीचर्स है ही उनके लिए, क्योंकि मैंने आप लोगों के भी वीडियोस देखे हैं जिस हिसाब से आप सपोर्ट करते हो सर के, क्योंकि मैं वीडियोस देखती ही रहती थी। तो वो एवरी वीडियो में वो बोलते ही थे कि आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, रीजनिंग इमेजिनेशन का खेल है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना होगा। तो वो चीजें बहुत मोटिवेट करती हैं स्टूडेंट्स को। मेरे लिए मेरी सिस्टर थी, जिसके पास नहीं है उनके लिए आप लोग हो। तो बस वही है कि सब आप लोग हो ही, तो उनको कुछ टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। बस वो आपका बात सुने, सीरियसली सुने और उस चीज को इम्प्लीमेंट करे। क्योंकि मैंने हर वीडियोस में सर को देखा ही है बोलते हुए कि प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस ही सिलेक्शन दिलवाएगा। और फिर वही है, डिस्ट्रैक्शंस हटा के रखो, पेशेंस रखो अपने अंदर कि होगा। सेल्फ बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट है, और रियलिटी में रहो। ये नहीं कि डे ड्रीम कर रहे हैं कि बन जाएंगे तो कैसा होगा। देखो कि क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, किस पे काम करना है। ये भी नहीं कि स्ट्रेंथ है तो उसको भी लाइटली ले लिए। मैंने जैसे बोला कि जो मेरा स्ट्रेंथ है मैं उस पर और एफर्ट्स डालती थी कि उसको मैं ऐसा बना लूं कि कोई मुझे इस पे बीट ही ना कर पाए। तो सबको इक्वल टाइम दो। कोई चीज बहुत वीक है तो उसको एक्स्ट्रा दो, कोई चीज कम वीक है तो उसको थोड़ा कम टाइम दो, बट टाइम सबको दो। बस इस हिसाब से करते करते तो रिजल्ट आ ही जाएगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया बात इन्होंने बोला। लेकिन आप जब ये एक बात बताती हैं कि आपने कहा कि मैं अपनी सिस्टर को फोन करती थी, लेकिन अल्टीमेटली आपको ये नहीं लगता कि हम अपने बिगेस्ट सपोर्टर हम खुद हैं? आपको पीछे से, या हम टीचर्स कितना भी आपको मोटिवेट कर लें, कितना भी आपसे कहें कि भाई डिसिप्लिन में आना है, ट्रैक पे रहना है, पर आपको नहीं लगता कि आपका जो सेल्फ डिसिप्लिन है और आप जो अपने आप को मोटिवेट करते हो हर दिन, वो ज्यादा मायने रखता है? बिल्कुल, वही मेन है। सेल्फ बिलीव तो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनिशियली मैंने भी जब चालू किया, मैं ऐसा कोई नाइट नहीं गया हूँ मैं बिना रोए सोई हूँ। तो आपने कहा कि मैं बिल्कुल आज ऐसा सोचती थी कि आज सब खत्म हो गया। हाँ। हर रात आप कुछ ना कुछ बात पे रोती थी, तो उस समय आप अपने आप को कैसे समझाती थी, ये मुझे जानना है। उस टाइम पे यही है कि दिन भर तो चलो मैं से डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, वो थॉट्स आ रहे हैं, मैं बोलती थी नहीं पढ़ाई करो, टाइम वेस्ट जा रहा है। वापस से खुद को ले आती थी पढ़ाई पे। पर रात को सोने से पहले वो वापस से चीजें आती थी माइंड में कि नहीं होगा तो क्या होगा। बहुत सारे नेगेटिव और रैंडम थॉट्स आ रहे हैं कि कोई IITians भी इसमें बैठते होंगे तो उनका तो पहले हो जाएगा, या कोई 3 साल से दे रहा है तो वो तो पैटर्न समझ गया है, क्योंकि कुछ एग्जाम्स ऐसे एवरी ईयर पैटर्न चेंज कर देते हैं। तो मेरे लिए तो ये सब नया है, मैं कैसे करूंगी। और इनिशियली मैं बोलती थी कि कट ऑफ्स भी देख रही हूँ यूट्यूब पे बैठ के, और मेरे मॉक्स में उतने मार्क्स आ नहीं रहे, तो फिर मैं कैसे निकालूंगी। तो फिर उसी का यही था कि उसके लिए मैं दीदी को फोन करती थी और वो बोलती थी कि पहले तो डिस्ट्रैक्शंस हटाओ, ये देख के ही आ रहे हैं तुमको थॉट्स, तो ये तो पहले ही हटाओ। मैं इनफैक्ट सारे स्टूडेंट को बोलूंगी डिस्ट्रैक्शन हटा देने से बहुत सिंपल हो जाता है सब चीज। कुछ है ही नहीं आपको कुछ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, सेल्फ बिलीव तो रखो ही। फिर मैं वही सुबह उठ के बोलती थी कि चलो कल गया, आज एक फ्रेश स्टार्ट है, आज वापस से करते हैं। और सुबह उठ के तुरंत मॉक लगाना, वही जो मेरा रूटीन होता था वो चीज मैं करती थी। बीच में आता था वो, तो मैं बोल दूंगी पूरा 8 मंथ्स ही आया, ऐसा कोई दिन नहीं गया मेरे को ये थॉट ना आया हो कि होगा कि नहीं होगा। अच्छा तो गया था पर रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया, तो ऐसा बहुत थॉट्स गए थे। मैं ऐसे एग्जाम दे के आके कैलकुलेट भी कर रही, मैंने इतने अटेम्प्ट्स किए थे, इतना एक्सपेक्टेड है, लोएस्ट पॉसिबल मार्क्स देख रही हूँ, इतना अगर मिल जाए तो ऐसा हो जाएगा। बहुत कुछ किया मैंने पूरे प्रिपरेशन में। बट फिर मुझे था कि अगर नहीं हुआ तो चलो इस साल मैंने देख लिया है, मैं अगले साल जरूर करूंगी।
बीच में मेरा हेल्थ एक बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था। तो उस टाइम पे ही मुझे लगा कि ये ईयर बर्बाद, अब तो मतलब मैंने वेस्ट कर दिया है 15 से 20 दिन, अब तो कुछ होगा ही नहीं मेरे लाइफ में, ये साल तो गया, मुझे वापस से नेक्स्ट ईयर पढ़ना पड़ेगा, तब तक मेरे पियर्स जो है जो आईटी में ही थे मेरे साथ वो तो कहाँ पहुंच जाएंगे। तो मैं यही इतने गंदे थॉट्स आते थे। उसी टाइम पे फिर मैं दीदी को ही फोन करती थी, वो बोलती थी कि ऐसे सबको देखने लग जाओगे तो फिर ऐसे तो मुझे भी कितना टाइम लग गया। सबका अपना जर्नी होता है, कोई पहले कर लेता है, कोई लेट करता है। अपने ऊपर देखो, अपना जर्नी देखो, कल से तुम आज बेटर हो कि नहीं, आज तुमने ज्यादा क्वेश्चन किए कि नहीं कल से। बस अगर किसी कोई चीज बहुत डिफिकल्ट है, कल नहीं सॉल्व हुआ, आज करके देखो, आज भी नहीं हुआ, कल करके देखना, फिर वही लगे रहो बस। ऐसा नहीं कि एकदम या तो ओवर कॉन्फिडेंस में जा रहे हैं या अंडर कॉन्फिडेंट है। पॉजिटिव माइंड सेट के साथ चलते रहो। एवरी डे न्यू डे है, यही थॉट रखना है कि कल हुआ तो हुआ, आज फ्रेश स्टार्ट है। तो ये चीज तो क्लियर है कि बच्चा चाहे फ्रेशर हो, चाहे एक्सपीरियंस्ड हो, या कितने ही पेपर दे दो, सेल्फ डाउट आता है, हर दिन आता है, रैंडमली आता है, लेकिन इतने सेल्फ डाउट आने के बावजूद एक बच्चा यहाँ बैठा है सिलेक्टेड, वो भी विद इन 6 months, जो डेली सेल्फ डाउट से लड़ाई कर रहा है। तो मैं अगेन कहूंगी कि आप अपने बिगेस्ट मोटिवेटर हो। अगर आप ये लाइफ में मदर फादर हो, चाहे आपको सपोर्ट करें चाहे आपको सपोर्ट ना करें, लेकिन हर दिन एक फ्रेश स्टार्ट है। आपको खुद से खुद को मोटिवेट करना है, वो डिसिप्लिन बनाना है, कंसिस्टेंट वे में पढ़ाई करना है, क्योंकि आपने एक ऐसा फील्ड चुना है ना जो आपको अकेला बना सकता है और बहुत ज़्यादा अकेला बना सकता है। और आपने एक बात बोली कि आपने डिस्ट्रैक्शंस हटाए, साथ में आपने सोशल मीडिया को गायब कर दिया, फ्रेंड से थोड़ी दूरी बना ली। तो क्या आज की डेट में पॉसिबल है? जहाँ तक मैं जानती हूँ आपकी एज है महज 23 ईयर्स के हो आप, तो इस टाइम पे तो जनरेशन जी जो होती है, हमारी जेनजी, वो तो सोशल मीडिया, रील, कंटेंट, ये सब चीज़ों में लगी रही। इतना डिसिप्लिन लाया कहाँ से कि मुझे भैया SBI PO बनना है, जहाँ की अब हम रील्स में यही चीज़ देख रहे हैं कि बैंकिंग फील्ड इतनी ज़्यादा प्रेशराइज्ड करने वाली हो गई है कि अच्छा खासे लोग इसको छोड़ के भाग रहे हैं। तब आपको इस फील्ड में आने का मन कैसे हुआ? मैंने अपने एम बना लिया था कि मुझे जाना तो इसी में है। डिस्ट्रैक्शन ऐसा है कि मैं एकदम अडिक्टेड किसी भी चीज से नहीं हूँ। मतलब मैं रहता भी सोशल मीडिया तो मैं वैसी नहीं हूँ कि रील्स ही स्क्रॉल कर रहे हैं, ऐसा नहीं था मेरा। पर मुझे लगा वो डाउट भी क्यों ही रखना, हटा दो अगर नहीं नीड है। पर किसी को अगर स्टडीज के लिए वो यूज कर रहे हैं तो रख सकते हैं वो। मुझे लगा कि मैं मॉक्स पे ही डिपेंडेंट थी, जो कि रील्स पे मिलेगा नहीं, तो उसको हटा देना ही सही है। तो मैंने सोशल मीडिया पूरा हटा दिया था, क्योंकि एडिक्टेड नहीं थी तो मुझे फील भी नहीं हुआ। बस वो क्योंकि हम जो बीच में गैप्स होते हैं ना, जब आप स्टडी नहीं कर रहे हो, सब लंच वंच सब हो गया, जो छोटे छोटे गैप्स है आप इंस्टाग्राम तभी यूज करते हो, तो मैंने वो गैप्स ही रखना छोड़ दिया कि मुझे नीड ही ना हो। मैं तुरंत बैठ जाती थी पढ़ने के लिए, लंच हो गया पढ़ने बैठ जाओ, पढ़ के उठे वापस डिनर करने बैठ जाओ, फिर पढ़ने बैठ जाओ। तो वो ब्रेक ही नहीं देना, तुरंत पार्क चले जाना, वॉक करना। तो और एक माइंडसेट सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने मन बना लिया है तो उस पर लग जाओ। मुझे था कि क्या ही हो जाएगा अगर मैं 1 साल नहीं चलाऊंगी इंस्टाग्राम, तो फ्रेंड्स के नंबर है ही मेरे पास, कॉल करके बात हो जाएगा, फैमिली के पास नंबर है ही, सब तो फोन पे ही है। तो इंस्टाग्राम या कोई भी ऐसे सोशल मीडिया एप्स मेरे को क्या ही दिलवा देगा। इससे बेटर है मैं वो एनर्जी कहीं प्रोडक्टिवली दूसरे जगह लगाऊं जो मेरे को सिलेक्शन दिला दे। तो बस उसी चीज में मैं लग गई। ये नहीं लगा कि बैंक जॉब इतना आजकल प्रेशराइज्ड वाला काम दे रहा है, बच्चे छोड़ के जा रहे हैं, आजकल बहुत चल रहा है ये, आजकल न्यूज़ में भी आ रहा है कि अच्छी खासी नौकरी छोड़ के हम अपनी लाइफ जीने के लिए निकल गए। तो आप तो ऑलरेडी अपनी लाइफ जी रही थी, फिर क्यों चूज किया आपने बैंकिंग? देखिए प्रेशर तो ऐसा है कि सब इंडिविजुअली पर्सन पे डिपेंड करता है। आप ले पाओगे तो वो नहीं है, नहीं ले पाओ तो वो प्रेशर है। मतलब आप ये मानते हो ना हर फील्ड में होता ही है, प्रेशर रहेगा। आप IT फील्ड से भी थे, तो क्या IT फील्ड में प्रेशर नहीं था? बिल्कुल है। जैसे मैं फ्रेशर थी तो एकदम लगता था कि बस अब जॉब लग गया है, पैसे आ रहे हैं। बट जैसे जैसे एक्सपीरियंस ऐड हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई। मैंने कितना दिन है कि ओवर टाइम किया है, वीकेंड्स पे भी बग सॉल्व कर रही हूँ। तो वो मुझे पता था कि वो अपने माइंड के ऊपर है। अगर मैं इसको लेके ही बैठी रहूंगी कि आज मैंने इतना काम कर लिया, नहीं हो रहा है, तो वो तो प्रेशर लगेगा ही। पर मुझे लगेगा कि चलो आज हो गया, मेरे पास वीकेंड्स है एंजॉय करने के लिए। तो वो बस इंडिविजुअल पर्सन पे डिपेंड करता है। ऐसा लो ही नहीं कि प्रेशर है। ऑफिस में ऑफिस का काम करो, घर पे घर का करो, वो उसको मिक्स मत करो। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ सेपरेट रखो। और ब्रेक तो मैंने बोला ये काम से भी करो, स्टडी से भी ब्रेक लेते रहो, बस वो फील ही नहीं होगा। तो ऑफ कोर्स टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि काम तो आपको हर जगह करना है, चाहे प्राइवेट हो चाहे
सरकारी जॉब हो। लोग कहते हैं ना कि एक बार जॉब लग जाए फिर लाइफ तो सेट है, पर लाइफ आपको सेट करने में लगी होती, क्योंकि दिन रात वो आपसे काम कराएगी। अगर सरकार या कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आपको सैलरी दे रही है तो वो काम तो एक्सपेक्ट करेगी ही ना आपसे। तो प्रेशर तो हर जगह है। तो आप ये नहीं सोच सकते कि मजानु लाइफ है ना। लाइफ में काम करोगे तब उसकी आपको कीमत समझ में आएगी। तो ये आप मानते हो, क्योंकि आप दोनों ही फील्ड से बिलोंग कर चुके हो। आपने प्राइवेट भी देख लिया है और आप गवर्नमेंट में आप एंट्री करने वाले हो, जहां आप सुन चुके हो काफी कि कितना हेक्टिक जॉब होने वाला है। तो टाइम मैनेजमेंट से मुझे ये क्वेश्चन आया कि आपने अपने हेल्थ को किस तरह से प्रायोरिटाइज किया इस पूरे प्रेपरेशन की जर्नी में, क्योंकि बच्चे अक्सर अपने हेल्थ को छोड़ देते हैं पीछे कहीं ना कहीं। ये मैंने भी किया था इनिशियली। हेल्थ पे मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। मुझे लगता था मैं कुछ भी करूंगी मेरा टाइम वेस्ट होने लगेगा। मैं इनिशियली अपने हेल्थ पे बहुत ध्यान देती थी जब आईटी में थी। सुबह वर्कआउट करना, इवनिंग में वॉक करना। पर मुझे लगता था वो 1-1.5 घंटा भी जो जा रहा है वो मेरा वेस्ट हो रहा है। मैं इतने में एक प्री का मॉक लगा लूंगी, वो ज्यादा हेल्प करेगा। तो वो चीज मैंने करना बंद कर दिया था। वर्कआउट बंद, सब कुछ बंद कर दिया। अच्छा। फिर मैं कुकिंग और सब कुछ मैं खुद करती हूँ। अकेले रहती हूँ तो कुकिंग भी करना रहता था। तो मुझे लगता था अगर मैं 45 मिनट्स 1 घंटे कुकिंग कर रही हूँ तो वो भी टाइम वेस्ट जा रहा है। तो मैंने क्या किया, ऐसा खाने लगती थी कि जो 15 मिनट में बन जाए। अच्छा। तो उस वजह से क्या था, मुझे पढ़ाई के लिए तो टाइम मिल जाता था पर हेल्थ उस हिसाब से डिटोरिएट होते गया। और फिर कुछ अगस्त का एंड का टाइम था कि मुझे इतना हेल्थ वो हो गया कि मुझे फीवर, पहले तो इनिशियली फीवर हुआ। फिर मुझे लगा, उस टाइम पे मेरा NICL का मीन्स था, इंश्योरेंस एग्जाम का मीन्स। तो उसके 5 दिन पहले ही मुझे एक बहुत हाई फीवर गया। और दीदी की एक फ्रेंड है जो उधर ही पुणे में ही पोस्टेड है, प्रीति उनका नाम है। तो वो फिर इतना हाई फीवर था कि मैं बेड से उठ ही नहीं पा रही। उन्होंने बैंक में लीव डाल के वो मेरे पास आई कि क्या ही हो गया। दीदी ने उनको फोन किया कि जाके देखो, क्योंकि वो बोल रही है बहुत फीवर है। वो आई, मुझे देखी, उन्होंने बहुत ही ज्यादा मेरा केयर किया। ओवरनाइट पूरा वो लीव लेके आई थी, मतलब वर्किंग डे था। फिर वो उन्होंने पूरा केयर किया मेरा। मैं अगले दिन बहुत सही थी और अगले दिन ही मेरा IBPS PO का प्री था। तो मैं आराम से देने गई, पर मैं प्री दे रही हूँ ना, लास्ट का सेक्शन में मेरा ऐसे शिवर करने लग गई थी। अच्छा। तो वो तो चलो होपफुली अच्छे से हो गया। बट जब मैं वापस आई तो ऐसा हाई फीवर वापस से गया। और तब तक वो दीदी चली गई थी, क्योंकि मैं ठीक थी सुबह से, वो भी निकल गई थी और मैं भी एग्जाम देने चली गई थी। वापस से ऐसा हाई फीवर हुआ कि अगले दिन मतलब मेरा पूरा सर घूम रहा है। उस दिन ऐसा था कि मैं चक्कर खा के बाथरूम में गिर गई थी। गर्म पानी मेरे पैर पे गिर गया था, मेरा पैर जल गया था। मैं पूरा ऐसे फेंट हो गई हूँ। फिर वो उनको दौड़ के आना पड़ा वापस से लीव डाल के। वो बहुत दूर रहती है, मतलब 3 आवर्स लगते हैं जहाँ पे वो पोस्टेड है। फिर वापस से उनको लीव लेके आना पड़ा। वो मुझे डॉक्टर के पास ले गई तो पता चला मुझे डेंगू हो चुका है। ओके, तो इनकी प्रिपरेशन 6 मंथ्स की जर्नी में इनको डेंगू भी हो चुका है। अब यहाँ पे कई बच्चे मुझसे ऐसे भी मिलते हैं कि मैम हम इतना बीमार हो जाते हैं, हमारा पेपर खराब हो गया, हम क्या करें। तो क्या किया आपने अंजलि? फिर मुझे था कि कुछ भी हो, मुझे तो मेंस देना है। 3 दिन में मेंस है, मैं छोड़ूंगी ही नहीं। मैं तो मतलब ऐसा था कि किसी का बात नहीं सुनना। और वो दीदी बोल रही थी कि तू घर जा, नहीं तो बहुत ही वीक हो गई थी मैं। एक तो मैंने बोला गर्म पानी गिर गया था, खुद को जला लिया था मैंने। इतना वीकनेस तो मतलब कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था मैंने। और मुझे कुछ हो ही नहीं जा रहा, पर मैं लेटी हूँ, मैं फिर भी कंप्यूटर के क्विजेस लगा रही हूँ ऐसे फोन में कि नहीं मेरा 3 दिन में मेंस है। बट फिर कैसे भी करके फैमिली ने गुस्सा किया कि नहीं वापस आओ, घर आओ, उधर कैसे कोई केयर करेगा, कौन ही बार बार आएगा। फिर मैं उसी दिन एकदम इमरजेंसी में घर गई हूँ। उसी दिन सुबह फ्लाइट किया, शाम को घर गई। 15 दिन में पूरा ऐसे, उसमें तो 1 वीक हॉस्पिटल में ही थी, मेरे को सलाइन चल रहे थे। फिर मुझे लगा बस खत्म, अब तो पढ़ाई से हो ही गया सब कुछ। और क्योंकि ये अगस्त के एंड का बात है और 13 सितंबर को मेरा SBI का मेंस था। अच्छा। मैं 15 दिन पूरा बेड रेस्ट पे हूँ। मैंने बुक्स छुए ही नहीं, कुछ मॉक नहीं, कुछ भी नहीं। जीके तो दूर दूर तक, मुझे लगा पिछला भी मैं भूल गई हूँ। मेरा पढ़ाई पूरा स्टॉप था और मैंने पूरी उम्मीद छोड़ दी थी इस साल कुछ होने वाला है। फिर बस मैं उधर ही लेटी हूँ। 1 हफ्ते तो मुझे वापस से ऐसा कॉन्शियस होने में लग गए कि हाँ मैं थोड़ा ठीक हो गई हूँ। और फिर घर वालों ने बहुत केयर किया। तब सभी फोन कर करके पूछते थे दीदी के फ्रेंड्स कि ठीक हुई कि नहीं, चलो एग्जाम नहीं दे पाए, आगे बहुत एग्जाम्स अगले साल दे देंगे। तो ऐसा परेशान नहीं होने, क्योंकि मैं रो रही थी कि मेरा मेंस छूट गया है। तो फिर जब हो गया, ये कुछ 8 सितंबर का टाइम है, मैं वापस आई पुणे, क्योंकि मुझे था कि नहीं अब तो मुझे जाना ही है, मुझे मेंस देना ही है, अब कुछ भी करो। मैं खुद अपना टिकट ली, मैं भाग गई कि मुझे देना ही है एग्जाम। तो फिर उनको भी लगा कि चलो अब बेटर हो गई है तो ठीक है, पर केयर तो करते रहना पड़ेगा। मैं वापस आई, 3-4 दिन का ही टाइम था। मैंने जो पढ़ा हुआ था थोड़ा बहुत जी के रिविजन किया, पर हेल्थ पे ही ध्यान दिया।
तो वही था कि क्योंकि मुझे पता था कि अब कुछ होने नहीं वाला, तो मैंने खुद पे प्रेशर भी नहीं लिया कि चलो जाके दे ही आते हैं। तो मैं उस हिसाब से गई और फिर मैंने बस ऑन टाइम जो था, मतलब मैंने क्वेश्चन ऐसे एक एक सेक्शन खुलते गए, मैंने अपना बेस्ट स्ट्रैटेजी जो मुझे लगा मैंने उस पर इम्प्लीमेंट किया, एकदम सीरियसली दिया जो भी जैसा था, एकदम रिलैक्स हो गए क्योंकि मुझे लगा कि इस साल तो अब तो होने से रहा, देते जाओ जैसा चल रहा है। फिर बस दे दिया, वापस आके लगा कि ठीक ही गया है, देखते हैं अभी आगे। बट वो पता चला कि मैं 20 मार्क्स से लीड कर रही थी जब मैंने रिजल्ट देखा। तो फिर वो वही था कि मैंने पिछला प्रिपरेशन ऐसा कर लिया था ना कि वो 15-20 दिन मुझ पे वो हावी नहीं हुआ। तो वही है कि इसलिए मैं बोलती हूँ कि पर डे इतना सीरियसली लो कि बीच में 1 मंथ का भी गैप आ जाए तो पता ही ना चले, क्योंकि मैंने इतना पहले ही प्रैक्टिस कर लिया था। तो ये अंजलि ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि आप प्रेपरेशन अपना ऐसा कर लो कि अगर आपकी हेल्थ खराब भी हो जाए ना, तो आप उस रिग्रेट में, उस गिल्ट में अपना टाइम वेस्ट ना करो कि यार मेरा पूरा टाइम वेस्ट हो गया, मेरा ये पूरा खराब हो गया जर्नी, जो कि आपके मन में भी आया ऑफ कोर्स, लेकिन आपने अपने आप को रिलैक्स किया कि अब कुछ नहीं हो सकता, मैं पेपर तो दे सकती हूँ, जाती हूँ, अपना बेस्ट करती हूँ, जो होगा दिखा जाएगा। और जो हुआ मतलब अनबिलीवेबल, फर्स्ट अटेम्प्ट में इनका पेपर क्लियर हो गया। तो आप जब तक उस तक पहुंचो नहीं ना, पहले ही हार नहीं मानो, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। तो अगेन मैं ये भी कहूंगी कि अपने हेल्थ को भी प्रायोरिटी में रखना है, क्योंकि हम ऐसा स्टेज आने ही क्यों दें कि हमारा 15-15 दिन, 1-1 महीने बर्बाद हो जाए। तो आप उस स्टेज में मत आओ। प्रेपरेशन जरूरी है, लेकिन साथ में आपका हेल्थ, आपका फिजिकल हेल्थ, आपका मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि आपको दोनों चीजें मैनेज करके चलनी है। तो आपके केस में आपको समझ में आया कि हेल्थ भी बहुत जरूरी है प्रेपरेशन स्टेज में, क्योंकि अगर उस टाइम ये हार मान जाती ना कि 15-20 दिन अब मेरा तो पेपर खराब हो गया, छोड़ पेपर ही नहीं देती या क्या ही होगा, छोड़ो। लेकिन इन्होंने छोड़ा नहीं, इन्होंने अपने माइंडसेट पे काम किया, अपने आप को काम किया और कहा कि अपना तो बेस्ट करती हूँ, बाकी रिजल्ट जो होगा देखूंगी। बिल्कुल। और रिजल्ट देखो, सबको दिखाने लायक हो गया कि आज हमारे साथ बैठी हैं और अपनी इंस्पायरिंग स्टोरी हमारे साथ शेयर कर रही है। तो अब आपसे मैं ये कहूंगी कि इंटरव्यू की बात करते हैं। मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाती हूँ, तो मैं इंटरव्यू पे बात करना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है, इंटरव्यू में नॉलेज जज किया जाता है कि आपकी पर्सनैलिटी जज की जाती है? पर्सनालिटी जज की जाती है, क्योंकि नॉलेज के लिए तो आपने प्री और मेंस दिया ही है, नॉलेज करके ही आप उस स्टेज पे पहुंचे हो। मेन उनको देखना रहता है आप कितने कॉन्फिडेंट हो, या कोई नया सिचुएशन आप पे थ्रो किया जा रहा है तो आप उस पर रिस्पॉन्ड कैसे करते हो। वो बस माइंडसेट चेक करना चाहते हैं, जो कि मेरे साथ भी हुआ। एक सिचुएशनल क्वेश्चन उन्होंने दिया था, मैंने अपना बेस्ट आंसर दिया जो मुझे उस टाइम पे लगा, और कॉन्फिडेंस के साथ ही दिया मैंने। तो फिर उनको भी लगा कि सही है। नहीं भी लगा होगा तो मैं इतने कॉन्फिडेंटली सारे आंसर्स की, मैंने बोला भी कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे, तो फिर मैंने बोल दिया कि मैं इस पे रीड कर लूंगी, मैं पढ़ लूंगी। तो वो उनको बस पर्सनालिटी दिखती है कि इनमें पोटेंशियल है, ये कर लेंगे आगे, बस वही दिखाना है। अपने आप पे पर्सनालिटी बिल्डअप पे काम करने से इंटरव्यू बहुत स्मूथली निकल जाएगा। बिल्कुल, अंजलि ने एग्जैक्टली मेरी लाइन ही रिपीट कर दी कि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपका नॉलेज चेक करने के लिए प्री मेंस तो है ही, आप करके आ गए हो, लेकिन अब वो क्या चाहते हैं, उस 10 से 15 मिनट में ऐसा आप क्या शो करोगे कि वो आपका सिलेक्शन ले लें, क्योंकि और भी तो बच्चे बैठे हैं ना, आप उस कैंडिडेट से अलग ऐसा क्या दिखाओगे। तो 80% इज योर पर्सनालिटी एंड 20% इज योर नॉलेज। मानते हो आप ये? बिल्कुल। तो आप एक क्वेश्चन और बताइए कि आपने अपना माइंडसेट को थ्रू आउट कैसा मेंटेन किया ड्यूरिंग योर इंटरव्यू? पहले तो मैं डर रही थी क्योंकि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, और इन पर्सन भी फर्स्ट था क्योंकि मैं पहली बार जा रही थी। तो पहले तो जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही टाइम चला जाता है, तो उस चीज में माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया था क्योंकि मैं उसमें लग गई थी। फिर तुरंत से हमारा जीडी चालू हो गया, तो पहले मैंने काम की खुद को, और फिर क्योंकि सारे ही बच्चे सेम स्टेज पे होते हैं, सभी घबरा रहे होते हैं, तो फिर उस पे ही आप कैसे आउटशाइन करोगे ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने बहुत काम किया खुद को कि सभी है उसी स्टेज पे, करने के कुछ करना है तो अभी करना है। तो जैसे ही उन्होंने टॉपिक दिया मैंने ही स्टार्ट किया उस जीडी को, तो एक इम्प्रेशन पड़ गया कि इसने लीड इनिशिएटिव लिया है। फिर कंक्लूड भी मैंने ही किया था, और दूसरे टीम मेंबर्स को चांस नहीं मिल रहा था तो मैंने उनको भी चांस दिया कि आप भी कुछ बोलो, इस पे पॉइंट्स ऐड करो। तो वो चीज भी हेल्प की, क्योंकि वो दिखता है कि आप कैसे टीम वर्क करते हो। तो वो चीज उस टाइम पे आपको वो प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना पड़ेगा कि कौन कैसा कर रहा है और आप उसमें कैसे कंट्रीब्यूट करोगे। वही एक टीम लीडर और या फिर टीम मेंबर का काम होता है, तो वो चीज आप उधर दिखाओ।
फिर जब इंटरव्यू हुआ तो तब तक मेरा ऐसा था कि GDG हो गया था, पर अब मैंने बोला कि डिले हो गया था हमारा इंटरव्यू, मैं बहुत देर बैठे रह गए थे 2 आवर्स के अराउंड। तो फिर तब और वो नर्वसनेस बिल्डअप होते गया, क्योंकि जैसे जैसे टाइम इवनिंग का हो रहा था फिर वैसे लग रहा था पता नहीं क्या पूछेंगे। तो फिर जब मैं पर रूम में जाने से वो इतने इतने वार्म पीपल थे ना कि मतलब वो खुद ही आप रिलैक्स हो जाओगे, ऐसा था। मैं जैसे एंटर की, CGM सर वहां बैठे हुए थे, उन्होंने इतने अच्छे से ग्रीट किया मेरे को, मैं वहीं रिलैक्स हो गई। मैंने बहुत अच्छे से बैठी, मैंने उनको ग्रीट किया, उन्होंने मेरे बारे में पूछा, पेरेंट्स के बारे में, फिर पूरा इंटरव्यू सेशन गया। फिर मुझे लगा ही नहीं मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, मुझे लगा मैं बातें कर रही हूँ इनसे। अच्छा। मैं पूरा बातें कर रही थी, उनको समझा रही थी जो मुझे आता था, जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा। तो वही, और नहीं भी कोई अगर आपका इंटरव्यू ऐसा भी जा रहा है कि जिसमें ऐसा नहीं हो कि वो नहीं मिले वो वार्मनेस, आपको काम रखना है, क्योंकि कभी कभी वो पर्पसली भी करते हैं टेस्ट करने के लिए कि स्टूडेंट कैसा रिएक्ट कर रहा है, जो कि मेरे साथ IBPS में हुआ था। ओके, तो क्या क्वेश्चन पूछा था? क्या उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं कि आओ ग्रीट करते हैं, सीधा क्वेश्चन पे आ गए। अच्छा। और जान के उन्होंने ना बहुत ऐसा बहुत गलत तरीके से बोला कि मैं ऐसा कुछ रिएक्शन दूं, पर मैं बहुत काम थी, मैं स्माइल करके ही उनसे बात करती गई। फिर वो शांत हो गए, उनको लगा कि अब ये धीरे धीरे अपना आंसर का टाइम लेके बोल रही है, तो वो भी शांत हो गए। तो वही है, उसी टाइम पे अगर फेस पे दिखा दोगे कि आप डर गए हो या आपको नहीं आता आंसर, नहीं भी आता तो बोल दो, क्योंकि सबको सब कुछ आता नहीं है। तो मैंने बोला 1-2 क्वेश्चन के लिए मैंने बोला नहीं आता है, जो आता था वो मैं बोलती गई। मैम को ऐसा हाथ दिखाना पड़ा कि रुक जाओ, हम समझ गए, हमको आपको आता है। अच्छा। तो फिर वही है कि वो इनिशियली पर्पसली कर रहे थे। एक तो सर रहते ही हैं जो आपको बॉडी लैंग्वेज देखते रहते हैं, तो आपको वो चीज अच्छे से बैठ के रखना है, ऐसे एकदम लाइटली नहीं लेना है कि बस सब बातें चल रही है। इंटरव्यू है तो वो फॉर्मल वो मेंटेन करके रखना है। तो बस अपने ऊपर है कि इंटरव्यू को हमको किस डायरेक्शन में ले जाना है। तो वही है कि अच्छे से बात करो, कितना भी कोई करे आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे, क्योंकि मेरे साथ हुआ था, मैं गई तो तुरंत एक मैडम उठ के निकल गई। अच्छा। तो उतने में ही आप देखने लग जाओगे कि मैडम कहाँ जा रही है, तो सामने से बस निकल जाएगा इंटरव्यू। आप डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्ट मत हो, इंटरव्यू पे फोकस करो, क्या पूछ रहे हैं, कैसा आंसर करना है, उतने पे ही ध्यान देने से उनको वो चीज ये पर्पसली करते हैं, क्योंकि पर्सनालिटी टेस्ट ही है इंटरव्यू। तो वो चीज बस देखते हैं कि आप कैसा प्रेजेंस ऑफ माइंड है आपका, किस सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो। तो ये अपने सेशंस के दौरान ना मैं अपने बच्चों को अक्सर ये कहती हूँ कि वो लोग जानबूझ के आपको स्ट्रेस्ड आउट करेंगे, जानबूझ के प्रेशराइज करेंगे आपका रिएक्शन देखने के लिए, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखने के लिए कि आखिर आपका रिएक्शन हो गया। जैसे कि इन्होंने बताया कि एक मैडम उठ के ही चली गई, अब आपका सारा ध्यान, अरे क्या हो गया, मैं एंट्री ली और मैडम उठ के चली गई, क्या ये मुझ पर इंटरेस्ट नहीं रखती है, क्या बात हो गई। तो जो जा रहा है उनको जाने दो, जो बैठे हैं बाकी पैनल मेंबर वो आप पे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो आपको अपना 100% वहां देना है। कोई जा रहा है, कोई आपकी आंसर सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, कोई मतलब नहीं, आपको सारे पैनल मेंबर को देखना है, स्माइल फेस पर रखना है, चाहे वो आपको कितना ही स्ट्रेस पे डाले, आपको स्माइल मेंटेन करना है, आपको कामनेस के साथ आंसर करना है, कॉन्फिडेंटली आंसर करना है। तो आपका बॉडी लैंग्वेज भी उतना ही मैटर करता है। और रही बात जीडी पे, मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। जीडी को लोग सोचते हैं कि ना डिबेट कंपटीशन है, एक जन बोला तो मैं दूसरे का पॉइंट काट दूंगी। एक बार ऐसा हो जाता है ना कि बच्चे इतना एग्रेसिव हो जाते हैं कि दूसरे का गला भी काट दें मौका मिलेगा तो। लेकिन जीडी इज ऑल अबाउट ग्रुप डिस्कशन, जीडी का नाम ही है ग्रुप डिस्कशन। हम डिस्कस करने बैठे हैं, एक दूसरे को काटने नहीं बैठे हैं। ऑब्वियसली आप किसी पॉइंट पे मुझसे अग्री करोगे या नहीं करोगे, बट हम डिस्कस करेंगे। तो आपने एक चीज बहुत अच्छा बोला कि आपने लीड लिया, साथ ही आपने ऑपोजिट टीम को मौका भी दिया कि आप भी बात करिए और आपने एंड पे पॉइंट्स भी ऐड करे। तो ये सारी चीजें, अच्छा जो हमारा वाक कला होता है ना, वाक कला मतलब बोलने की कला, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारी चीजें रिप्रेजेंट करने का मौका देती है जीडी। तो आपने बहुत बढ़िया किया। तो ये थी बात जीडी की। फिर आपने इंटरव्यू में बताया कि आपने कैसे कैसे किया, आपके साथ क्या हुआ कि एक पैनल आपको मिला SBI का पैनल जो ओवर फ्रेंडली थे, और एक पैनल मिला जो एकदम स्ट्रिक्ट थे। तो आपको ऐसा लगा कि मेरा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है, मतलब मेरी सांसें ऊपर नीचे हो रही, घबराहट हो रही है, क्योंकि होता ही है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस 10-10 क्वेश्चंस वो पूछते हैं। तब आपने कैसे मैनेज किया उस चीज को? मेरा क्योंकि ये इंटरव्यूज मैंने बोला फर्स्ट टाइम था, तो दीदी की फ्रेंड एक प्राची, वो SBI इंटरव्यू दे चुकी है, और जब से ये साइकोमेट्रिक टेस्ट ऐड हुआ है तब से ही तब उन्होंने इंटरव्यू दिया था, जो फर्स्ट टाइम जब ऐड हुआ। तो उन्होंने मुझे समझा दिया था कि कैसा होता है ये सेशन और कैसा पर्पसली वो करना चाहते रहते हैं इंटरव्यू के टाइम में। तो एकदम काम होके देना है। और ये जब मैं पहली बार उनको ही दे रही थी, मैंने इंटरव्यूज उन्हीं लोगों को दिया था, राहुल भैया को, प्राची को, तो वो लोग नोटिस कर ले रहे थे कि मैं घबरा रही हूँ, या और मेरा क्या है कि मैं कॉन्फिडेंट तो रहती हूँ बात करने में, पर मुझे अगर शॉर्टेज ऑफ नॉलेज है तो वो फिर दिख जाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बता नहीं पा रही हूँ ऐसा।
तो उन्होंने वही बोला कि ये नॉलेज टेस्टिंग राउंड तो है ही नहीं, तुमको आता है बताओ, नहीं आता है सीधा बोल दो। तो वो एकदम काम होके करो। और मैं बोल दूंगी इंटरव्यू के पहले दिन तक भी मैं काम बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे था कि जल्दी 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 जल्दी, मैं बहुत फास्ट बोलती थी। तो उन्होंने बोला कि कहीं ट्रेन नहीं छूट रहा है, एकदम आराम से दो, वो बहुत टाइम देंगे, वो उल्टा देखेंगे कि तुमको बहुत जल्दी है तो फिर तुम निकल ही जाओ। हाँ। तो यही है कि एकदम आराम से सोचो कि बहुत ही आराम है। और वो क्योंकि डिफरेंट एज के पीपल रहते हैं ना, किसी को आदत नहीं है, क्योंकि IBPS में एक सर थे जो बहुत एज था उनका, वो बहुत धीरे धीरे ही बोल रहे थे, क्वेश्चन भी वो इतना धीरे बोल रहे थे कि मुझे सुनाई भी नहीं दे रहा था सही से। अच्छा। तो फिर मैंने उनको बोला भी था एक बार रिपीट करने। तो ऐसे डिफरेंट लोग मिलेंगे तो आपको सबके साथ एडजस्ट करना है, क्योंकि काम भी हमको डिफरेंट लोगों के साथ करना है। तो उसके लिए यही है कि जितना आप कामली बात कर सको, क्योंकि आगे भी कस्टमर आएंगे, बैंक का तो जॉब ही है कस्टमर फेसिंग जॉब। तो मैंने वही किया, फिर मैंने उस चीज पे काम किया। पहले मैंने नॉलेज लेने का कोशिश किया कि पहले मैं पढ़ लूँ सब कुछ, फिर उसको बोलूँ। मैंने खुद के वीडियोस रिकॉर्ड करने चालू कर दिए, शॉर्ट 5-5 मिनट्स के, धीरे धीरे बोल बोल के। और फिर मैं सुनती थी उनको, फिर मैं उसको कोशिश करती थी वापस, जब इनको दीदी को इनको इंटरव्यूज देती थी, कि मैं एकदम कामली बात करूं। वो धीरे 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 वो हो गया वैसे। फिर अप्रिसिएशन उनसे मिलता है तो आप ऐसे ही अच्छा करना चाहते हो कि आपको वापस अप्रिसिएशन चाहिए। तो फिर मैं उस पर काम करने लग गई। मुझे लगता है SBI का जब नोटिफिकेशन आया था कि अब इंटरव्यूज होने वाला है, और एक्चुअल इंटरव्यूज जब चालू हुआ, सिर्फ 10 डेज का ही था। उस 10 डेज में मुझे पढ़ना भी था, मुझे खुद पे काम भी करना था, पर्सनालिटी पे, और कैसे बात करना है, कैसे प्रेजेंट करना है। मैंने पूरा मतलब फुल डे इंटरव्यू का ही प्रिपरेशन किया था। और फिर बहुत धीरे धीरे मतलब जो भी चीज पॉसिबल था मैंने सभी कर लिया था उसमें। खुद का वीडियोस देखना, सुनना कि मैं कहाँ रॉन्ग जा रही हूँ। ऐसा होता था कि मुझे पता है नॉलेज, पर बोलते बोलते मैं फंबल कर जा रही हूँ, क्योंकि कंफ्यूजन भी बहुत होता था कि कब क्या वर्ड्स यूज करने हैं। तो ये चीजों पे मैंने काम किया था। तो अंजलि, आपको नहीं लगता कि जो हम मेंस का रिजल्ट का वेट करते हैं कि अब रिजल्ट आएगा तो मैं इंटरव्यू की और अपनी पर्सनालिटी की तैयारी करूंगी, हमें ये पर्सनालिटी की डेवलपमेंट शुरू से नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि इंटरव्यू एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन पर्सनालिटी तो हमें थ्रू आउट लाइफ कैरी करना है। तो आपको नहीं लगता इसकी प्रिपरेशन शुरू से करनी चाहिए? बिल्कुल, एकदम स्टार्टिंग से, क्योंकि वो 10 दिन इनफ नहीं होता आपको। वो पहले से ही अगर आपका रहेगा, वो 10 दिन तो आपका है कि वो ब्रश अप करने के लिए रहता है। और सेम जैसे मेंस का ही हम लोग बोलते हैं कि फर्स्ट डे से ही पढ़ना चालू करो, वैसे ही पर्सनालिटी के लिए कितना ही टाइम देना है। रोज का 30 मिनट्स देते रहो फिर, क्योंकि वो 6-7 मंथ्स का जो प्रिपरेशन रहेगा, एंड डे पे इतना अच्छा दिखता है वो 10 दिन नहीं करवा सकता आपको। वो टाइम टेकिंग चीज है, और फिर वो लाइफ टाइम आपको दिखाएगा वो चीज। और आप जिस फील्ड में जा रहे हो उसमें तो ये चीजें चाहिए ही, पर्सनालिटी चाहिए, पेशेंस चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। तो इस पे पहले से ही काम करना चाहिए। बिहेवियरल स्किल तो मुझे लगता है फर्स्ट डे से आपको काम करना चाहिए। मैं क्योंकि IT में थी तो मैंने वहां सीखा हुआ था, तो मुझे वो एडेड एडवांटेज था। बट जो फ्रेशर है उनको मुझे लगता है उनको फर्स्ट डे से ही इस चीज पे टाइम देना चाहिए, क्योंकि वो जब तक पहुंचेंगे इंटरव्यू के लिए तब तक वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहेंगे, तो उनको वो डर नहीं लगेगा। एग्जैक्टली। तो फिर बस फर्स्ट डे से ही सब चीज का ही मुझे लगता है फर्स्ट डे से ही करो। जैसे जैसे टाइम आएगा वैसे वैसे उस चीज को हम इम्पोर्टेंस देंगे, और बस सिलेक्शन में फिर कोई नहीं लेने से बचा सकता। तो अंजलि ने एक पॉइंट ये भी कहा था कि अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से बताइए, और नहीं आता है तो आप उनको बोलिए कि मुझे नहीं आता है, या फिर माफी चाहती हूँ अभी याद नहीं आ रहा है। तो अब एक पॉइंट पे ऐसा भी था कि अंजलि इतना बोलती गई कि पैनल मेंबर ने खुद ही बोल दिया रुक जाओ भाई हम समझ गए। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कब क्या कैसे और कितना बोलना है। तो कितना बोलना है ये सीखने के लिए आप मेरे साथ भी सेशन कर सकते हैं, क्योंकि मैं तैयारी करवाती हूँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट और साथ ही इंटरव्यू की। तो ये थी हमारे साथ अंजलि और इनकी थी इंस्पायरिंग स्टोरी, और आपके साथ बातचीत करके बहुत मज़ा आया अंजलि। आपने बहुत इंस्पायर किया, और स्पेशली गर्ल्स जो सोचती हैं कि मुझे सपोर्ट नहीं है, तो आपको अपने से सपोर्ट खुद को देना होगा। आप ज़रूरी नहीं है आपको सपोर्ट करने के लिए और लोग रहें। और जैसा कि इन्होंने कहा कि अगर घर में फैमिली मेंबर सपोर्ट नहीं करते तो हम तो है ना सपोर्ट करने के लिए। तो आपको अगर वो सपोर्ट चाहिए तो आप मेरा चैनल गर्ल्स ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पे, जहाँ पे गर्ल्स एक दूसरे को सपोर्ट करती है। तो गर्ल पावर टेलीग्राम पर चैनल है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट और इंटरव्यू की तैयारी मैं करवाती हूँ, तो आप भी नेक्स्ट पेपर के लिए तैयार हो जाइए। और जैसा कि अंजलि ने कहा कि पर्सनालिटी को शुरू से कैरी करना चाहिए, शुरू से हमें प्रेपरेशन मोड में आना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट, पर्सनालिटी हमें लाइफ टाइम कैरी करना है। और ये तो एक छोटी सी शुरुआत है, अभी तो हमें लंबी पारी खेलनी है। तो थैंक यू सो मच अंजलि, आप यहाँ आई इतना टाइम लेकर के, और आप अंकुश सर की स्टूडेंट की बहन है, जो मेरी भी स्टूडेंट रही है, और मुझे
उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम जब हम सुरुचि से मिलेंगे, सुरुचि है इनकी सिस्टर का नाम, उनसे भी हम बहुत कुछ इंस्पायरिंग सीखेंगे, इंस्पायरिंग बातें उनसे जानेंगे, क्योंकि उनके 8 साल की जर्नी कैसी रही। तो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू दिस चैनल और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच इंस्पायरिंग वीडियोज़।